दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम ओशो रजनीश ध्यान केंद्र में हम लोग यहाँ पर मौजूद है। ओशो फ्रेग्रेंस जो संस्था है वो इसका संचालन करती हैं और ओशो के बारे में खैर कुछ कहने की कोई ज़रूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि पूरा संसार उनके बारे में जानता है। तो उनके ही छोटे भाई शैलेंद्र जी जो हैं सरस्वती, आज उनके माध्यम से हम आज उन विषयों पे चर्चा करेंगे कि जो ओशो ने बहुत पहले इसके ऊपर बहुत सुंदर ढंग से विस्तार से चर्चा कर दी है, लेकिन ओशो की जो मशाल है वो तो शैलेंद्र जी लेकर जो है आज पूरे दुनिया भर में जन जन में आज उसको फैला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षण के बारे में ओशो का क्या दृष्टिकोण रहा और आने वाले समय में हमारे शिक्षा जगत में किस तरह का शिक्षण में परिवर्तन आना चाहिए, जिससे एक सही मानव उससे पैदा हो, जो उसका सर्वांगीण और संपूर्ण विकास हो। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि इस वीडियो का भी कि आने वाले समय में अगर ये वीडियो कोई सुने तो कम से कम उनके मन में अगर एक भीतर इतनी सी भी चिंगारी लग गई कि हमें वास्तव में ऐसा शिक्षण संस्थान चाहिए कि जिससे वास्तव में एक अच्छा संपूर्ण मानव जिसको कह सकते हैं, जिसको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और हर स्तर पर, आर्थिक भी, इन सब स्तर पे वो जो है खरा उतरे और वो समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सके और हमारा जो विश्व है वो पूरी एक प्रकार से शांति में और आनंद के साथ और उत्सव के साथ जी सकें। तो बस यही उद्देश्य के साथ आज हम शैलेंद्र जी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। नमस्कार डॉक्टर शर्मा जी। मेरा सौभाग्य है कि आज आपने समय दिया और इतने अच्छे विषय पर आज आप से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो स्वामी जी, अभी हमारे जो युवा है और जिस तरह का हमारा शिक्षण का जो हमारे भारत देश का या विश्व भर में भी जिस तरह के शिक्षण संस्थान है और उसमें जिस ढंग से हमारे विद्यार्थी तैयार किए जा रहे हैं, उससे कोई ऐसा क्वालिटी विद्यार्थी दुनिया में नहीं आ रहा है। तो स्वामी जी, आपके हिसाब से आज के अब इस युग में हमारे युवाओं को और हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको किस तरह का शिक्षण, जिसको आइडियल कह सकते हैं, ऐसा क्या शिक्षण है जो उनको मिलना चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये स्पष्ट हो जाए, श्रोता लोग, दर्शक लोग जो सुन रहे हैं, कि पीछे जो शिक्षण हजारों साल से चला आ रहा है वह गलत है। जब तक यह स्पष्ट ना हो हम नई चीज के लिए तैयार नहीं होते, हम जरा सा भी मॉडिफिकेशन करना नहीं चाहते। सबसे पहले यह समझ लें, पिछली सदी पिछले लाखों साल की तुलना में सर्वाधिक शिक्षित सदी थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और आपको जानकर हैरानी होगी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मरे थे उतने लोग तब से लेकर आज तक केवल रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। इतना तनावग्रस्त आदमी, इतना हिंसक आदमी, इतना डिप्रेशन में जाने वाला, सुसाइड करने वाला, जेल भरे पड़े हैं अपराधियों से। पहले हमारा प्रोडक्ट देख लें, हमने शिक्षा से क्या पैदा किया है। विश्व युद्ध पैदा किए हैं, और आगे जो स्टार वार या बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज होगा वो शायद आखिरी विश्व युद्ध होगा, समापन सारी दुनिया का हो जाएगा। जब तक हम इसके प्रति जागृत ना हो जाएं कि हमने जो शिक्षा दी थी वो कहीं बुनियादी रूप से गलत है, और ओशो जो विचार दे रहे हैं वो कोई छोटे मोटे सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, इवोल्यूशन नहीं, इसी शिक्षा की पद्धति में थोड़ा सा यहाँ चेंज कर ले, वहां हट गया है, थेगड़ा लगा लें, यहाँ रफू कर लें, इससे काम नहीं बनेगा। वे कहते हैं इसकी बुनियाद ही गलत है। तो पहले अगर ये समझ में आ जाए कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो एक सामूहिक आत्मघात, एक ग्लोबल सोसाइटी की तरफ ले जा रहा है, और इसमें शिक्षा का योगदान है पूरा का पूरा। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब हम चौंकेंगे, जागेंगे और सोचने को मजबूर होंगे कि कहाँ गलती हो गई है। ओशो स्वयं एक शिक्षक थे, करीब 9-10 साल तक उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया, और उस समय उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं वो 3 किताबों में संकलित हैं। एक है शिक्षा में क्रांति, दूसरी है सम्यक शिक्षा,
और तीसरी है शिक्षा और धर्म। तो इन तीन में जिन विषयों पर उन्होंने चर्चा की है, मैं संक्षेप में उसकी बात करना चाहूंगा आपसे। आपने जो सवाल पूछा है कि युवाओं की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बेसिक गलती कहाँ है हमारी शिक्षा प्रणाली में? वो खड़ी है तुलना पर, कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना उससे पैदा होती है, और दूसरों की नकल और अनुकरण और अनुसरण, और फिर उससे महत्वाकांक्षा और एम्बिशन पैदा होती हैं, और फाइनली इससे जाके फिर टेंशन और डिप्रेशन पैदा होते हैं। किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, वो जीत गया, पास हो गया। किसी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, वो हार गया, पिछड़ गया, फेल हो गया, 2 नंबर उसको कम मिले। कुल मिला के सभी लोग मानसिक रूप से विकृत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कोई भी सुखी नहीं रह सकता। और ये जो कंपटीशन केजी स्कूल से सिखाया जा रहा है, और 25 साल में हमने व्यक्ति को पूरी तरह ट्रेंड कर दिया कि बस किसी भी प्रकार आगे निकल जाओ, ये इनके इन प्रकार है। जिंदगी भर ये आदमी कंपटीशन करता रहेगा। इसके मन में एक इमेज बिठा दी गई, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है। किसी ने उससे नहीं कहा कि तुम्हें स्वयं बनना है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश था वो किसी ने नहीं दिया, ना माता पिता ने दिया, ना शिक्षकों ने दिया। सब ने हमें एक पागल दौड़ में लगा दिया कि बस आगे बढ़ो और आगे निकलो और आगे निकलो। जो और आगे निकल गए उनके जीवन में कौन सी शांति और संतोष हो गया है ना? तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसकी जो बुनियादी भूल है, वो हमें एक व्यक्ति बनने के लिए, स्वयं बनने के लिए एक प्रसन्न, प्रेमपूर्ण, भाईचारा वाला, एक करुणावान, सद्भावना युक्त व्यक्ति बनाने के लिए नहीं है। वो हमको महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, और उसके साथ फिर आएंगे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और कंपटीशन। और कंपटीशन हमेशा वायलेंट होता है, उसमें हिंसा होती है, चाहे वो सूक्ष्म तल पे हो, चाहे फिर बड़े तल पे वही चीज प्रकट हो। तो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली गलत है बुनियादी रूप से। तो ऊपर से छोटे मोटे परिवर्तन करने से, लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा, है ना? कि कभी सरकार कर देती है वो 10+2 कर दिया, कभी मैट्रिक और वो कर दिया, कभी एक विषय चेंज कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। बेस गलत है, और बेस है तुलना पर, प्रतियोगिता पर, स्पर्धा पर, जो कि हिंसा के विविध रूप हैं। फिर यही बच्चा बड़े होकर हिंसक बन जाएगा, ये आतंकवादी बनेगा, ये युद्धखोर बनेगा, ये राजनेता बनेगा, और बड़े तल पर हिंसाएं करेगा। तो बुनियाद से हमें टटोलना होगा, और वहीं क्रांति की जरूरत है। कहीं कोई प्रेम की पाठशाला नहीं है, कहीं सद्भावना नहीं सिखाई जा रही, तो बुनियाद ही गलत है। तो निश्चित रूप से फिर विश्व युद्ध होंगे, आतंकवादी फैलेगा। तो स्वामी जी, हमारे पुराने जमाने में 25 साल तक जो है एक गुरुकुल का एक सिस्टम चलता था कि जिसमें जो बच्चा जिस खास एक ही विषय में पूरी गहराई में जाना चाहता है, तो सिर्फ उसी विषय के ऊपर उसको फोकस किया जाता था और वो सिखाया जाता था। मान लो मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, तो बस मैं धनुर्विद्या वाले गुरु के पास चला गया, अब मैं सिर्फ धनुर्विद्या ही सीख रहा हूँ और बाकी चीजें मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी तरह मतलब हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, युद्ध क्षेत्र है, तलवारबाजी है। तो इस तरह की जो एक प्रथा थी हमारे यहाँ पर, तो आज जो है हर बच्चे को जो है एक ही सांचे में जो है ढाला जा रहा है, यानी कि सारे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि गधे, घोड़े, चूहे, पक्षी, बंदर, हाथी सब एक ही क्लास में है। तो फिर ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति का अलग अलग स्तर है, स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति में कैसे कोई बच्चा जो है अच्छा निकल के बाहर आ सकता है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़ी मजाक उड़ाई है, यही बात लोकमा आपने दी है। उनका अगर जंगल में स्कूल खुल जाए जानवरों का, और हम गिलहरी को, मछली को, पंछी को, जानवरों को सबको भर्ती कर लें, और सबको एक फिक्स्ड पैटर्न पकड़ा दें। अब सबसे कह रहे हैं कि कौवे की तरह उड़ना सीखो, तो नेचुरली पंछी तो उड़ जाएगा, गिलहरी नहीं उड़ पाएगी, वो बेचारी झाड़ से कूद के सुसाइड कर लेगी। और मछली कैसे उड़ पाएगी, वो तो बाहर भी नहीं आ पा रही पानी के, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो जाएगी, मनोविकृति हो जाएगी, साइकोलॉजिस्ट के पास अपना इलाज कराने जाएगी कि मैं बिल्कुल दीनहीन हूँ, उड़ नहीं पाती। तो ऐसी कुछ परिस्थिति हमारी शिक्षा प्रणाली पैदा कर रही है, जहाँ यदा कदा कोई एकाध के लिए वो सूटेबल पड़ती है, बाकी सबके सब विषादग्रस्त हो जाते हैं। यह बहुत ही एक रुग्ण दशा है। इसको ही हम सारांश में दूसरे शब्दों में कहें, हमारी शिक्षा प्रणाली का जो मॉडल है वो एक फैक्ट्री की तरह है, कारखाने की तरह है, फैक्ट्री की तरह है। होना चाहिए वो
खेती की तरह, बागवानी की तरह, जहाँ हर इंडिविजुअल प्लांट की अलग जरूरत है। किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ये वाला खाद चाहिए, किसी को वो वाला खाद चाहिए, किसी को ज्यादा धूप चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, है ना। वो होम प्लांट को जिसको भीतर रखना तो उसको हम बाहर धूप में रख देंगे तो वो मर जाएगा, और बाहर वाले प्लांट को हम भीतर लगा लेंगे गमले में, वो मर जाएगा। तो हर प्लांट अलग अलग है। ओशो संक्षेप में कहते हैं कि अगर हम कमल के फूल से कहें कि तुम क्या कीचड़ में खिलते हो, शर्म नहीं आती तुमको, वो देखो गुलाब को क्या शानदार अंदर गमले में लगा हुआ है, और कमल भी इस चक्कर में पड़ जाए कि मैं भी गुलाब जैसा बनूंगा। बन तो नहीं पाएगा वो गुलाब, लेकिन अब वो अच्छा कमल भी नहीं बन पाएगा इस कोशिश में। वो गुलाब से हम कहेंगे तुम छोटे से फूल, सही बात है, वो देखो कमल कितना बड़ा है ना। और गुलाब कोशिश करने लगे मैं फैल जाऊं, बड़ा हो जाऊं, उसकी पंखड़ियां टूट जाएंगी, झड़ जाएंगी, वो बड़ा कमल तो नहीं बन सकता। लेकिन अब इस प्रक्रिया में गुलाब भी नहीं बन पाएगा। तो हमने सब बच्चों के साथ एक अन्याय किया है, बहुत बड़े अत्याचार किया है। हमने उनको जबरदस्ती एक ढांचे में ढालने की कोशिश की गई है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें 1-2% जिनके स्वधर्म के ये अनुकूल पड़ेगा, उनका फूल तो खिल जाएगा, बाकी के 98% बेचारे पिस जाएंगे। तो पुराना जो गुरुकुल सिस्टम है स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि अभी चूंकि एक विद्यार्थी जिसको अगर एक अच्छा कलाकार बनना है, नृत्यकार बनना है, चित्रकार बनना है, या कोई अच्छा कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, तो वो फिर इतने सारे विषय में अपना समय गंवाने के बजाय अगर वो उसी विषय पे फोकस करें तो शायद एक अच्छा एक्सपर्ट जो है संसार को मिलेगा। और तो उससे मुझे लगता है ज्यादा लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, कि बहुत छोटी उम्र में यह डिवीजन हो जाना चाहिए। हाँ, और अगर बच्चे को समझ में नहीं आता, नेचुरली स्पष्ट रूप से सारे बच्चे नहीं कह सकते कि वो क्या होना चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे, उनको उस लाइन में भेजा जाए शुरुआत से। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक्सपर्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, वो डिसाइड करें, पता लगाएं, इनका परीक्षण करें कि किस क्षेत्र में जा सकते हैं, इनकी क्या संभावना है। अब तो इसके काफी उपाय जानने की कि हिडन टैलेंट क्या है। तो उसी दिशा में उनको भेजा जाए। माता पिता अपनी आकांक्षाएं उन पर न थोपें, अपनी महत्वाकांक्षाएं कि मैं नहीं बन पाया, बेटा तू बन के देखा। नहीं, बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। यहाँ स्वधर्म से मतलब है अपनी हिडन टैलेंट, अपनी छिपी हुई प्रतिभा को उघाड़ना है, उसको विकसित करना है। तो परिवार इसमें साथी बने, सहयोगी बने, शिक्षक सहयोगी बने, और जहाँ पे हम नहीं डिसाइड कर सकते, बच्चा खुद भी स्पष्ट अभी नहीं है, तो वहां पर हम बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का सपोर्ट लें, उनका सहयोग लें। स्वामी जी, आजकल ऐसी तकनीकें आ गई है कि आजकल फिंगरप्रिंट भी लेकर या और भी बहुत सारे मतलब टेस्ट ऐसे डेवलप हो गए हैं कि जिससे बच्चा क्या ओरिजिनल ब्लूप्रिंट लेकर आया है, मतलब तो वो पहचाना जा सकता है। तो मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले तो या तो स्कूल में एडमिशन से पहले इस बच्चे को कहाँ डाला जाए, और माँ बाप भी जो है पहले उसका टेस्ट करवा के फिर उस बच्चे को उसी डायरेक्शन में उसको डाला जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं अब आने वाले समय में जो है मुझे लगता है की जा सकती है, क्योंकि आज का जो शिक्षण संस्थान है ना, वो बस वही पुराने ढांचे पे ही शिक्षण संस्थान खोले जा रहा है, टीचर अपॉइंट किए जा रहा है और बच्चों को एडमिट किए जा रहा है, और बस जैसे कहता है ना अंधाधुंध जैसे खेती जैसे की जा रही है, बस वैसे बच्चों की खेती की जा रही है। फैक्ट्री बनाई जा रही है। तो ऐसे स्थिति में ऐसे भी सज्जन धरती पर जरूर पैदा हुए होंगे कि जो एक अच्छा प्रशिक्षण हमारे बच्चों को मिले, उसके ऊपर वो सोच सकते हैं। तो ओशो की दृष्टि से ऐसा आइडियल शिक्षण संस्थान किस तरह का होना चाहिए कि जिससे एक वास्तव में एक जेन्युइन बच्चा अपना टैलेंट लेके बाहर आ जाए? तो ओशो की कुछ मुख्य बातें हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। पहली चीज तो बच्चे की स्वतंत्रता, उसकी स्वाधीनता, उसके ऊपर हम अपने विचार न थोपें, अपने आइडिया न थोपें, उसको होने दें प्रकट। एजुकेशन का मतलब होता है कोई चीज को बाहर खींचना, उलीचना, जैसे हमने कुएं में से पानी निकालते हैं, वो मतलब है ग्रीक शब्द एजुकेशन का। अभी हमारी शिक्षा प्रणाली वो है ऐसी कि हम टंकी में पानी भर रहे हैं, तोपना उनको, है ना, कुएं में से हम नहीं निकाल रहे हैं, हम उसको ओरिजिनल कुछ आने ही नहीं देते। निश्चित रूप से हर बच्चा अलग अलग ढंग का है, उन सबको हम एक ढंग में नहीं ढाल सकते, उनकी अपनी अपनी अपने ढंग से खिलावट होगी। इनकी खिलावट की गति भी अलग अलग होगी, है ना। एक मौसमी पौधा है, जल्दी से फूल खिल जाते हैं, एक बटवृक्ष आने में 25 साल लगते हैं। तो हमें धीरज और प्रतीक्षा रखनी होगी।
अभी हमारी जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार आजीविका उपार्जन लायक बना दें। हाँ। तो निश्चित रूप से जीवन में सहयोगी होगा वह, ये एक छोटा सा अंश है। लेकिन दूसरा पक्ष हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो है बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता। अभी कुछ ही दिन पहले में एक मिस्टर केन रॉबिन्सन है जिनकी टेड टॉक आई है, उसे कई मिलियन लोग उसको देख चुके हैं, और उन्होंने उसमें सिद्ध किया है कि अवर स्कूल सिस्टम इज किलिंग द टैलेंट्स, नॉट प्रमोटिंग, किलिंग, है ना। इसमें एक समझो एक बच्चा बहुत अच्छा संगीतकार हो सकता था, ठीक है, अब हम उसको संगीत का कोई मौका ही नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं बेटा गणित पढ़ो, भूगोल पढ़ो, इतिहास पढ़ो, बताओ बाबर के पिताजी का क्या नाम था। उस बच्चे को ये सब याद नहीं हो रहा। उसके सुर की पकड़, ताल की पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन वहां उसको हम दुर्गुण में गिनेंगे कि क्या है, तुम टेबल क्यों बजा रहे थे तबले जैसे, बंद करो, हल्ला गुल्ला नहीं मचाओ। हम उसको हल्ला गुल्ला कहेंगे। याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया के पिताजी उनको बहुत मारते थे। उनकी बांसुरी कई बार तोड़ के फेंक दी गई है। और प्रसिद्ध फिल्मी गायक कुंदन लाल सहगल के पिताजी तो इतने नाराज थे जिसका कोई हिसाब नहीं। उनको गाने ही नहीं देते थे, चोरी छुपे जा जाके वो कहीं गाते थे। हम सब बर्बाद कर रहे हैं टैलेंट को। अब ये दो नाम तो ऐसे हैं चौरसिया जी और सहगल के, कि जो अपने माता पिता और शिक्षा व्यवस्था से बच के किसी प्रकार निकल आए। अधिकांश लोग तो इतने साहसी और हिम्मतवान नहीं होते कि माता पिता का विरोध बच्चा कैसे करेगा, बेचारा असहाय है, निर्भर है उनपे। तो सबसे पहले स्वतंत्रता, बच्चे के भीतर के हिडन टैलेंट को पहचानना, समझना, और माता पिता अगर बच्चे को प्रेम करते हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे स्वयं होने में, वो क्या हो सकता है। हम अपनी महत्वाकांक्षाएं उस पर नहीं थोपेंगे। फिर बच्चे को ज्ञान से नहीं भर देना है, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए, उसके भीतर से चीजों को प्रकट होने दें, है ना। तब हम पाएंगे वह आविष्कारक के सम का हुआ, इन्वेंटिव माइंड। कुछ साल पहले मैं पढ़ रहा था 19वीं सदी के वैज्ञानिकों की एक किताब थी, और मैं इतना हैरान हुआ क्योंकि 19वीं सदी में अधिकांश वैज्ञानिक खोजों की बुनियादें रखी गई, है ना। 20वीं सदी में तो समझो कि उन्हीं लाइन पे आगे बढ़े तो नई चीज कम आई, पुरानी चीज को आगे बढ़ाया। 19वीं सदी में बहुत बुनियादी प्रकृति के नियम खोजे गए थे और बड़ी इन्वेंटिव आइडियाज आए थे। मैं हैरान हुआ, 19वीं सदी के वैज्ञानिकों में, सैकड़ों वैज्ञानिकों में से केवल 2 पढ़े लिखे और अमीर घर के थे। अच्छा, केवल 2। बाकी के कम से कम 300 वैज्ञानिक जिनका वर्णन मैंने पढ़ा, या तो गरीब घर के थे या अनपढ़ क्लास के थे, लेकिन नए आइडिया उनको सूझे, है ना, ब्रांड न्यू आइडिया सूझे। रॉबर्ट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज बनाई, उनकी साइकिल की दुकान की थी, और उनके पिताजी सख्त नाराज थे, वो ईसाई मिशनरी थे, और उनका कहना था कि बाइबल में नहीं लिखा कि आदमी उड़ सकता है, ये ईश्वर के खिलाफ तुम बना रहे हो कुछ, जैसे पाप है ये, तुमको नरक मिलेगा। एक तो बन ही नहीं सकती हवाई जहाज, क्योंकि अगर इंसान को उड़ने वाला बनाना होता तो ईश्वर बनाता, तुम कौन हो, ईश्वर से बड़े हो क्या। तो पिताजी सख्त नाराज। उन 2 बेचारों को अंडरग्राउंड एक तलघरा था उनकी दुकान के नीचे, उसमें वो प्रयोग करते थे हवाई जहाज बनाने का, ताकि पिताजी को पता ना चले। हम टैलेंट को विकसित होने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें खूब खुलापन रखना होगा, ओपन हार्टेडली। बच्चे जो हो सकते हैं उनको वो हम होने का मौका दें, और अनावश्यक ज्ञान बिल्कुल ना थोपें, ताकि उनके भीतर से मौलिक ज्ञान प्रकट हो सके, है ना। आपको जानकर हैरानी होगी डॉक्टर साहब, ये दुखद तथ्य, इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं दुनिया में, इतना रिसर्च वर्क होता है, 3-3, 4-4 साल लोग पीएचडी करते रहते हैं, थीसिस लिखते रहते हैं, कोई भी इन्वेंटिव आइडिया यूनिवर्सिटी से नहीं आता। खाली पीएचडी लेने के लिए शौकीन है बस लोग, डॉक्टर लग जाए पीछे। वो खोपड़ी में ऊपर से इतना ज्ञान भर देंगे, टंकी लबालब हो गई, है ना, कुएं का झरना फूटने का मौका ही नहीं था। स्वामी जी जरा सोचिए कि आज अगर हम स्कूलों में, कॉलेजों में कुछ पढ़ाते हैं तो साइंटिस्टों के 99% जो नाम आते हैं वो बाहर के होते हैं। तो भारत में क्या हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं क्या? ये बड़ी सोचने की बात है वास्तव में। देखिए, बाहर के भी जो नाम है आपको बता दूं, सबसे बड़ा नाम पिछली सदी का लें अपन, जिसको 1000 से ज्यादा पेटेंट जिसके नाम है, वो है थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ जी, हाँ जी। आपको उसकी कहानी शायद नहीं पता हो तो बता दूं, दर्शकों को नहीं पता होगी। पहली क्लास में जब वो पढ़ने गया स्कूल में, तो कुछ ही दिनों के बाद उसकी टीचर ने एक नोट लिख के भेजा कि अपने पेरेंट्स को बता देना, ठीक है। तो उसको तो पढ़ नहीं सकता था बच्चा, उसने आके अपनी माँ को बताया।
माँ ने खुशी से बच्चे को गोद में उठा लिया, कहा कि बेटा खुशी की बात, तू स्कूल नहीं जाना चाहता था ना, कल से मत जाना। तेरी टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा वतन इतना होशियार है कि हमारा स्कूल इस लायक नहीं कि हम इसको पढ़ा सके, क्या बात है। तो आप घर में ही इसको पढ़ाइए। ये एडिसन की माँ ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एडिसन जब बड़ा हो गया, कई पुरस्कार मिल गए, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, सैकड़ों उसके आविष्कार पेटेंटेड हो गए, तब उसकी माँ की डेथ हुई। वो माँ के कपड़ों की अलमारी साफ करते हुए नीचे दबा हुआ वो कागज उसको मिल गया। उसको अचानक याद आई, तो बचपन में मेरी टीचर ने लिखा था। उस समय तो पढ़ नहीं सकता था, आज उसने पहली बार पढ़ा। उसमें लिखा था कि तुम्हारा यह नालायक बेटा, खबरदार जो इसको स्कूल भेजा, यहाँ हम इसको प्रवेश भी नहीं देंगे। है ना, माँ ने ये वाली बात बताई नहीं। सही बात है। एडिसन जैसा टैलेंटेड आदमी जो पैदा हुआ है, आउट ऑफ द स्कूल सिस्टम नहीं है, इन स्पाइट, संयोग बस स्कूल में उसको एडमिशन की जगह ही नहीं थी, इस लायक ही उसको नहीं समझा गया था, और माँ ने ये वाली बात बताई नहीं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाता। माँ ने तो उसको प्रोत्साहित कर दिया कि बेटा तू इतना लायक है कि स्कूल तेरे लायक नहीं है, ये बात सब हम घर में थोड़ा बहुत तुझे पढ़ा देंगे। माँ कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, थोड़ा बहुत उसने पढ़ाया। आप हैरान होंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक वो स्कूल सिस्टम कॉलेज सिस्टम से नहीं आए हैं, है ना। वो अगर पढ़े भी हैं तो इन्वेंटिव आइडिया उनके पहले आ चुके थे, है ना। डिग्री हासिल कर ली वो एक अलग बात है, औपचारिक रूप से कर ली। हमारे देश में समझिए, चलो वैज्ञानिक को छोड़ने, महान कवि और कथाकार और संगीतकार जिन्होंने सब चीजें ओरिजिनल पैदा की, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। स्कूल में फिसड्डी थे, हाँ, कहीं पास नहीं हो सके, हाँ, है ना। जब उनको नोबेल प्राइज मिल गया, जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उनको सम्मान में डिग्री देनी चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया कि क्षमा करिए, मुझे आपकी डिग्री नहीं चाहिए, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, मैं तो मैट्रिक फेल हूं। काश अगर वो मैट्रिक पास हो जाती, अभी एमए कर लेते, फिर याद रखना गीतांजलि नहीं हो सकती थी, फिर वो नौकरी करते, नौकरी कर रहे होते कहीं, और कभी तो हो ही नहीं सकते थे। हाँ। और ओरिजिनल संगीत कहाँ से निकलेगा अगर हमने उसको ठूस ठूस कर सिखा दिया, ये संगीत परंपरा से चला आ रहा है, ये रूढ़िगत राग हैं, फिर ये ओरिजिनल तो कुछ निकल ही नहीं सकता, है ना, सब दब जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी शिक्षा प्रणाली जिस प्रकार से चल रही है, चलो बहुत पुराने हम गुरुकुल पर ना भी जाएं, तो अंग्रेजों के जमाने से जिस प्रकार की चल रही है मुख्य अभी स्कूल सिस्टम, तो वहीं से चला, वो थे नौकरी करने योग्य व्यक्ति को बनाने के लिए, है ना, मालिक बनाने के लिए नहीं है, नौकर बनाने के लिए है। अंग्रेज चले गए, मगर वो अंग्रेजी प्रणाली यहाँ छूट गई शिक्षा की, और आज भी हम नौकर बनाए जा रहे हैं। आपने जो पूछा ना कि हमारे देश के वैज्ञानिक के नाम क्यों नहीं आते, आ ही नहीं सकते, हमने तो उनको नौकर बनने के लिए मजबूर किया है। तो पश्चिम में जहां थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी, वहां पर साइंटिफिक इवोल्यूशन हो सका माइंड का, और आज भी जो हो रहा है वह यूनिवर्सिटी के बाहर हो रहा है, भीतर नहीं हो रहा है। नोबेल पुरस्कार अभी आज भी अगर लिस्ट देखी जाए तो भारत के इक्के दुक्के एक दो लोग के नाम आ जाएंगे, वरना नहीं तो 95% तो सारे कोई न कोई बाहर की कंट्री के लोग होते हैं। भारत के भी जो नाम है ये सब बाहर जाके मिले। हाँ, चाहे वो होमी भाभा हो, तो चाहे वो सीवी रमन हो, हाँ, ये तो सब बाहर गए, हाँ। यहाँ रह के तो हो ही नहीं सकता था। ये एक अजीब सी बात है वास्तव में। यहाँ तो हमने एक फिक्स ढांचा बना दिया, इस लकीर के फकीर, तुमको इस लकीर पे चलना है। और इन्वेंशन तब होता है जब हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकें। हाँ। लकीर के फकीर होना छोड़ें, तो हमारे यहाँ लकीर के फकीर होने की पूजा की जाती है ना। पिटी पिटाई लकीर पे जो चल रहा है वही आदरणीय है। जिस व्यक्ति के अंदर मौलिक सूझबूझ आएगी वो लकीर का फकीर नहीं हो सकता। यहाँ तो उसको बहुत अपमान झेलना पड़ेगा, गालियां सहनी पड़ेंगी, रूढ़ी से परंपरा से हटके चलता है, उसको कितनी गालियां खानी पड़े, है ना, क्योंकि मौलिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कुंदनलाल सहगल और इनके बारे में चर्चा की, तो मैं इसी एजुकेशनल सिस्टम को लेकर मेरे अंदर भी ये प्रश्न क्यों पैदा हुए, क्योंकि बचपन में मैं बहुत ही ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ता था, और मुझे जो पढ़ाया जा रहा था उसमें मुझे रुचि बहुत कम थी। मतलब मैं स्कूल से बाहर भाग जाता था, और समझो 50% से भी कम अटेंडेंस होती थी मेरी। और लेकिन उसके बजाय, स्कूल की पढ़ाई करने के बजाय, मैं जा के सारे दिन संगीतकारों के पीछे भागकर संगीत सीखने की कोशिश करता था। तो अब मैंने यही अनुभव किया कि भाई बचपन में मेरा अध्यात्म की तरफ शौक था, प्रकृति को जानने का शौक था,
तो वो विषय तो वहाँ था ही नहीं और पढ़ाने को तैयार भी नहीं था। और संगीत का शौक था तो संगीत के लिए मुझे अपने जेब से चुप चुप के पिताजी से मुझे वो बोलते ना पैसे एडजस्टमेंट करने पड़े और वो संगीत सीखना पड़ा। तो जहां मैं संगीत के लिए दीवाना था वहां मैं पढ़ाई का बिल्कुल एकदम विपरीत उसके प्रति एक प्रकार से एक गणना जैसी थी कि मैं बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैंने ये देखा कि आखिरकार जैसे मैं स्कूल से मुक्त हुआ मैंने सबसे पहले संगीत की तरफ दोबारा भागने की कोशिश की। अब मैं यही चीजें मैं हर व्यक्ति में देखता हूँ। देखिए कि जैसे आज ओशो भी शुरुआत में मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने प्रोफेसर बनकर जैसे लोगों को शिक्षण दिया, फिर लेकिन बाद में उनका जो ओरिजिनल जो बोलते हैं ना कि टैलेंट था जो समाज को चाहिए था वो था कि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोगों को गाइड करे, तो वो उसमें फिर धीरे धीरे खिसकते आ गए। तो इसी तरह आपका भी मैं जानता हूं कि आप भी पहले मेडिकल फील्ड में रहे और फिर मेडिकल फील्ड में मेरे ख्याल से आप भी शायद वो बोलते हैं ना सामाजिक ढांचे के कारण शायद आप पहुंच गए होंगे। तो कुछ बाद में आप भी देखिए ना आप भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गए। तो मतलब आपकी जो वास्तविकता है सच्चाई वो तो ये है ना कि जिसमें आप आनंद से जी रहे हैं वास्तव में। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा हाँ। मैं अपने उदाहरण से और ओशो के उदाहरण से भी, देखिए आजीविका उपार्जन जरूरी है तो उसके लिए वो काम भी जरूरी था। मुझे याद आता है ओशो ने जब नौकरी ज्वाइन की थी, है ना, उस समय उन्होंने एक पत्र लिखा है। उनके एक आदरणीय व्यक्ति थे श्री बाबूलाल डेरिया उनका नाम था। ओशो से करीब 10 साल उम्र में बड़े थे, हमारे बड़े चाचा जी के मित्र थे। तो ओशो ने उनको बहुत पत्र लिखे हैं। तो अपॉइंटमेंट जब उनका हुआ और उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, उसके तुरंत बाद उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने बड़ी उदासी प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि पूजनीय डेरिया जी साधारण चरण स्पर्श, आज मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली है, और बड़े भारी हृदय से लिखे गए वो शब्द हैं कि एक ढांचे में मुझे रहना होगा, बंधन में, और मैं प्रतीक्षा करूंगा अस्तित्व मेरे लिए कभी वह व्यवस्था करेगा जहां मैं जो हूं उस अपनी खिलावट में आ सकूं। देखिए एक बंधन जैसा उनको महसूस हो रहा है। लेकिन जरूरी है, धन भी कमाना होगा, कपड़े भी खरीदना है, मकान भी होना चाहिए, सब कुछ चाहिए, भोजन पानी चाहिए, परिवार के अन्य लोगों की भी देखरेख करनी है, छोटे भाइयों को पढ़ाना है, हमारे कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर थे उनकी देखभाल भी उनको करनी थी। तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां निभाई और जैसे उनको लगा कि जिम्मेवारियां पूरी हो गई, है ना, 2 भाइयों की पढ़ाई हो गई, कजिन ब्रदर सिस्टर भी नौकरी करने लगे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, है ना। वैसी स्थिति मेरी थी, है ना। कुछ समय के लिए धनोपार्जन के लिए नौकरी करना जरूरी था। अच्छा, मुझसे प्राइवेट प्रैक्टिस हो नहीं सकती थी। मुझे बिल्कुल ही अत्याचार जैसा लगता है कि एक आदमी बेचारा एक तो बीमार हो गया और उससे हम फीस भी लें वो वैसी तकलीफ में है शारीरिक तकलीफ ना, हम उसको आर्थिक तकलीफ और पहुंचाएं, तो मुझे बहुत ही ये नहीं हो सकता था। तो मैं केवल नौकरी ही कर सकता था, है ना। तो बिरला जी के हॉस्पिटल में कोई 12 साल हमने नौकरी की। और जैसे हमको लगा कि अब हम, क्योंकि हमने बच्चे पैदा नहीं किए, ये मैंने और माँ अमृत प्रिया ने पहले ही तय कर लिया था विवाह के कि हम ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे ताकि हम अपनी स्वतंत्रता उनके लिए हमें खोनी पड़े। क्योंकि अगर संतान होगी तो फिर उनकी पढ़ाई लिखाई होनी है, एक लंबी व्यवस्था, आगे का फ्यूचर तैयार, हमें पैसा इकट्ठा करना होगा, मकान बनाना होगा। हमारी जिंदगी ऐसी थी कि हम बिना पैसा बिना मकान के रह ले हम दोनों पकड़ के समझे। तो आज तक हम 70 साल के हो गए, मजे से रह रहे हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। पर स्वामी जी, आज का जो यूथ है, अभी जितने भी यूथ हमारे हैं, तो अब उनके सामने प्रश्न यही पैदा होता है कि भाई अभी कहाँ से अध्यात्म के लिए और ध्यान के लिए ने ये सब बातों के सोचने का कहाँ हमारे पास समय है। पहले तो आज के इस कंपटीशन के युग में हमें तो सबसे पहले तो अपने प्रोफेशन में या बिजनेस में तो रात दिन जूझना है, उसमें रात दिन काम करना है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को क्या मतलब रास्ता अपनाना चाहिए फिर? देखिए, एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, उसमें एक बेसिक फर्क और ये होना चाहिए कि बहुत छोटी उम्र से ही ध्यान सिखाया जाए, शांत होना सिखाया जाए, प्रेमपूर्ण होना सिखाया जाए। ये एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, है ना। अभी हमारी शिक्षा केवल आजीविका उपार्जन सिखा रही है, तो नेचुरली सभी बच्चे उस कंपटीशन में चले गए। काश हम पहले से उनको सिखाएं कि आधा घंटा चुपचाप शांत बैठो, अपने भीतर दृष्टा भाव अपनाओ, ओंकार के संगीत सुनो भीतर,
सब बच्चे शांत हो जाएंगे। और ये जो पागलपन महत्वाकांक्षा डाला जा रहा है उनके अंदर। हाँ। अभी हमने पागलपन के कीटाणु उनको अंदर फीड कर दिए, इन्फेक्शन बुरी तरह से फैला हुआ है पूरे समाज में, तो जाने अनजाने में वो भी इन्फेक्टेड हो गए, है ना। अगर बचपन से ही यह बात सिखाई जाती, मैं आपको भी बताऊं खुशखबरी, अभी परसों के दिन कलकत्ता से हमारे एक सन्यासी मित्र आए हुए थे, सुभाष चंद्र जी उनका नाम है, स्वामी सुभाष। उनका एक स्कूल चलता है कलकत्ता में, उनको अवार्ड मिला है, तो दिल्ली अवार्ड हासिल करने आए थे वो। तो कलकत्ता में और पूरे बंगाल में उनका स्कूल 1st नंबर है और भारत में 8वें नंबर पे है। उनका जो सामाजिक योगदान है स्कूल के माध्यम से, उसके लिए उनको अवार्ड मिला। अच्छा। उनके स्कूल के बच्चे शांत हैं, उपद्रव नहीं करते, अनुशासन में रहते हैं, और ये अनुशासन थोपा हुआ नहीं है, स्वानुशासन, आत्मानुशासन है। तो इसके लिए उनको अवार्ड मिला है कि ऐसी व्यवस्था तो किसी स्कूल में नहीं है। वो बड़ा स्कूल है, लेकिन उनकी मुख्य बात है, उन्होंने 1995 में ओशो से संन्यास लिया था। उसके करीब 10 साल बाद 2005 में वो हमसे जुड़े थे, और तब से लेके उन्होंने स्कूल में पहली क्लास से ही ध्यान सिखाना शुरू किया। जो कि बंगाल में है, उनके अधिकांश स्टूडेंट्स मुसलमान भी थे, तो कई मुसलमान परिवारों ने इसका ऑब्जेक्शन लिया, उनके स्कूल का विरोध किया, उनकी बदनामी फैलाई कि ये ध्यान क्यों सिखा रहे, मुसलमान धर्म में ध्यान जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये शांत बैठना आंख बंद करके ये नहीं चलेगा, इनका भी आप ले जाओ अपने बच्चों को, हमको नहीं चाहिए। ने छोटे तल से शुरुआत किया था, जो आएगा हमारी शर्तों पे वो आएगा। धीरे 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 आज देखिए उनका इतना बड़ा नाम है कि लाइन लगी रहती है एडमिशन लेने वालों की, क्योंकि सबको पता है कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं ये ज्यादा प्रफुल्लित किस्म के हैं, है ना, टेंशन में नहीं होते, लोग परेशान नहीं होते। उनकी स्कूल की कक्षाओं के नाम है, किसी क्लास का नाम है ओशो, किसी का नाम है कबीर, किसी का नाम है बुद्ध, किसी का नाम है महावीर। एंट्री पर ही भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति है, जहाँ सब लोग आके प्रणाम करते हैं, फिर भीतर प्रवेश करते हैं। हर कक्षा में स्पीकर लगा हुआ है, म्यूजिक बजता है, म्यूजिक के साथ। ये सज्जन का नाम क्या बताया आपने? सुभाष चंद्र दुबे। अच्छा। डॉक्टर दुबे। अभी कल ही परसों वो यहाँ से अवार्ड लेके गए हैं। मैंने उनसे कहा कि एक बार इंटरव्यू दीजिए आप। तो ठीक इसी प्रकार ये प्रयोग शुरू हो चुके हैं, मतलब जी शुरू हो चुके हैं। एक बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हमारी मां मंजूषा और स्वामी आनंद जी हैं, इनका तो बहुत बड़ा स्कूल है, 2500 बच्चे तो वहाँ रेसिडेंशियल हॉस्टल में रहते हैं। हर हफ्ते एक्टिव मेडिटेशन होता है। कल ही वहाँ का वीडियो आया था, ओशो का मंडल ध्यान सारे बच्चे कर रहे हैं, 2500 बच्चे। मां मंजूषा बहुत इंटरेस्ट लेकर कराती हैं। तो यहाँ एक दूसरा कल्चर डेवलप हो रहा है। तो ज्ञान के साथ साथ ध्यान भी दिया जा रहा है। ध्यान अगर चलता रहे, अर्थात निर्विचार जागरूकता के क्षण बीच बीच में आते रहें, वो ज्ञान सिर पे बोझ नहीं बनेगा, और फिर हम तनाव मुक्त होकर उस ज्ञान को भी हम उपयोग कर पाएंगे। एक नए प्रकार का डेवलपमेंट होगा बच्चों का। एक बार भारत का एक पत्रकार इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक थे, वो रजनीशपुरम आए थे, और उन्होंने पूछा था ओशो से कि भगवान शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो ओशो ने उसमें बहुत लंबा प्रवचन दिया है। उसका एक मुख्य बिंदु मैं आपको कहूँ कि जो कि सरलता से लागू किया जा सकता है। ओशो ने कहा श्वास के प्रति जागरूक होने जैसी सरल सी विधि एक जोड़ दी जाए कि एक पीरियड इसका भी होगा। हर स्कूल कॉलेज में शिक्षकों को भी करना है, बच्चों को भी करना है। आधा घंटे के लिए सबको मौन बैठ जाना है, एक मधुर सा संगीत चलता रहे कुछ, और अपनी आती जाती सांस को देखें। अब इसका कोई धर्म से कोई लेना देना तो नहीं है, ये किसी संप्रदाय की बात नहीं है, आपकी ही सांस है, आपको ही देखना है ना। लेकिन इससे इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी जिसका कोई सवाल नहीं। ये बहुत जरूरी बात। तो आपने जो कहा ना, दुनिया एक पागल दौड़ में लगी हुई है, क्योंकि हमने वही तो सिखाया है, तो वही तो रिजल्ट आएगा। हमने कौन से बीज बोए थे हमें उस समय पता नहीं चलता, लेकिन जब फसल आती है और कड़वे और विषाक्त फल, जहरीले फल आते हैं, उससे सिद्ध होता है कि हमने जो बीज बोए थे वो गलत थे। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य जाति में आज हमें जो देखने मिल रहा है, आतंकवाद, युद्ध की विभीषिका, पागलपन का दौर, इतनी साइकोलॉजिकल इलनेस बढ़ती चली जा रही हैं, शारीरिक बीमारियां कम और मनोरोग ज्यादा होते चले जा रहे हैं, अपराध बढ़ता चला जा रहा है। ये जो विषाक्त फल आए हैं, इसका बीज कहाँ है? इसका बीज शिक्षा में है ना, संस्कारों में जो हमने दिए। तो वहां से ही परिवर्तन करना होगा, और वहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें जोड़नी होगी, वो है ध्यान। और ध्यान को हम किसी धर्म से ना जोड़ें, क्योंकि नहीं तो फिर झंझट खड़ी हो जाएगी कि हम मुसलमान हम ध्यान क्यों करें, हम ईसाई हम ध्यान क्यों करें, ये तो बौद्धों का है, जैनों का है, हिंदुओं का नहीं। ध्यान किसी के बाप का नहीं है, जैसे विज्ञान किसी के बाप का नहीं है। ठीक है, एक ईसाई ने बिजली खोजी होगी, इससे बिजली ईसाई नहीं हो गई। बिजली का उपयोग हम सब करते हैं। सही बात है। हो सकता है
एक एंटीबायोटिक किसी यहूदी ने खोजा हो, इससे मेडिसिन यहूदी नहीं हो गई, और हम हिंदू हैं तो हम भी एंटीबायोटिक खा सकते हैं और हम भी ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक ये नहीं कहेगा कि नहीं हम तुम पे काम नहीं करेंगे, तुम यहूदी धर्म अपनाओ पहले। तो ठीक ऐसे मेडिटेशन इज लाइक ए मेडिसिन, इट बिलोंग्स टू नो वन। ये स्कूल का हिस्सा होना चाहिए, स्कूल का हिस्सा होना चाहिए बहुत छोटी उम्र से। बल्कि स्कूल के भी पहले तो ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, वो अपने बच्चों को घर में ध्यान करना सिखाएं। इसके पहले उनको स्वयं ध्यानपूर्ण और शांत और प्रेमपूर्ण होना जरूरी है। एक्चुअली तो गर्भ संस्कार से शुरू हो जाना चाहिए। बहुत सी सन्यासिनी हमारी पास आती हैं, पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, वो आके पूछती हैं कि हम क्या करें। हम उनको गाइडेंस देते हैं किस प्रकार आपको ये 9-10 महीने गुजारना है, क्योंकि ट्रेनिंग तो यहीं से शुरू हो गई, आपको पता नहीं लेकिन बच्चा सीख रहा है। आपके मनोभाव, आपके हृदय की भावनाएं, आपके मूड्स बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है भीतर, है ना, और वो वैसा विकसित होगा। तो स्कूलिंग तो वहीं से शुरू हो गई। तो जो गर्भधारण संस्कार है वहां से ही स्कूलिंग शुरू हो जाए। फिर माता पिता का कर्तव्य घर में ऐसा माहौल प्रेमपूर्ण, भाईचारे वाला, हंसी हास्य उत्सव वाला, ध्यानपूर्ण, होशपूर्ण दें, और फिर स्कूल का कर्तव्य है। और स्वामी जी खुद पेरेंट जो है एक भेड़ चाल से चलकर एजुकेशन लिया उन्होंने, या कोई बिजनेस कर रहे तो बिजनेस में उलझ के रह गए, तो जब उनको ही इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर ये बच्चों में इस प्रकार की जानकारी मतलब देना मतलब उनके लिए उनके लिए तो असंभव। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग इस बात से किया था आज के इंटरव्यू का, कि पहले आप देख लो दुनिया में क्या हो रहा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, ग्लोबल सोसाइटी की तरफ। अगर आप इसमें राजी हो कि हम सबको मरना है तो फिर ठीक, चलो भेड़ चाल, वरना हमको एक ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले एजुकेशन शुरू करते हैं उनके अपने जीने के उदाहरण से जी। तो अगर वही ऐसा जीवन नहीं जी पाए तो फिर बच्चों को कहाँ से दे पाएंगे। अगर माँ बाप लड़ रहे हैं तो पक्का जानिए इनके बच्चे बड़े होकर सिर्फ लड़ेंगे और कुछ नहीं कर सकते। और बच्चे अगर स्कूल में फिर यही लोग जाके डाल देते हैं तो स्कूल अगर उस ढंग की नहीं है तो फिर उससे भी इस तरह के बच्चे जो है निकलना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि अब संपूर्ण एक शिक्षण के ढांचे में बहुत बड़ा सरकार और समाज जो है दोनों मिलके, जैसे आपने अभी वो कलकत्ता के सज्जन के बारे में बताया, वैसा परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, जे कृष्णमूर्ति ने ऋषि वैली के नाम से बनारस में, बेंगलोर में, उन्होंने इस एजुकेशन पे उन्होंने मेरे ख्याल से एक प्रयोग करने की कोशिश की, और उसके बारे में हम सुनते भी थे कि वहाँ के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट निकलते हैं वहां से। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या ओशो के इतने संसार भर में प्रेमी हैं और आपके संदेश से शायद उनमें से कोई ऐसा जाग जाए कि जे कृष्णमूर्ति की तरह ओशो के जो संदेश है उनके आधार पर जो है ये एक ऐसी स्कूल का निर्माण किया जाए कि जिससे वास्तव में इस तरह के बच्चे पैदा हो, जैसे आज आपने अभी कहा। देखिए, पीछे जो प्रयोग हुए हैं, कृष्णमूर्ति की भी चर्चा करूंगा, है ना, वे एक प्रकार से असफल हो गए क्योंकि समाज का सपोर्ट नहीं मिलता। सबसे पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोशिश की थी, है ना, उन्होंने शांति निकेतन बनाए, नोबेल प्राइज का सारा पैसा उन्होंने शांति निकेतन के निर्माण में कर दिया, लेकिन वहां सामान्य जो व्यवस्था है स्कूलिंग की वैसी उन्होंने नहीं की थी। लेकिन कोई माता पिता अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं, क्योंकि उनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर खुद ही अनपढ़ है, ये किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, है ना। तो कौन आए, रविन्द्रनाथ के कुछ जान पहचान के कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, जिनके बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, उपद्रवी, शैतान, आतंकवादी किस्म के, वो ऐसे 1 दर्जन बच्चे उनको मिले रविन्द्रनाथ को। अच्छा, चुनिंदा जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिल सकता था, वो वाले, है ना। और एक दिन की घटना है, एक सज्जन आया, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही, भरोसा तो उनको नहीं था कि टैगोर क्या पढ़ाएंगे। तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ा है और रविन्द्रनाथ उसके नीचे आंख बंद करके बैठे हैं, और बच्चा ऊपर से गाना गा रहा है पेड़ पे चढ़ के। तो उनका देख लो, ये स्कूल चल रहा है। उसने रविन्द्रनाथ को आके हिलाया, कहा कि महोदय, वो बच्चा ऊपर चढ़ा देख रहे हैं आप? रविन्द्रनाथ ने कहा, देख रहा हूं, पता है मुझे ऊपर से गाना गा रहा है। तो उसने कहा, और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं? रविन्द्रनाथ क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं चढ़ नहीं पाता हूँ। मन तो मेरा भी होता है कि ऊपर चढ़ के, है ना, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा तो मुझे क्षमा करो, है ना, बच्चों को मैं चढ़ने के लिए कह रहा हूँ। नेचुरली समाज के लोग अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे। तो पहला एक
बहुत सुंदर उन्होंने प्रयोग किया था कि बच्चे प्रकृति से जुड़े, अपनी प्रतिभा के अनुसार चलें। किसी को पेड़ पे चढ़ना है पेड़ पे चढ़े, किसी को नदी में तैरना है तैरे, किसी को जो करना है करे, मौज से करे। थोड़ी बहुत घंटा भर पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, कुछ भाषाओं गणित आ जाए, एक जनरल कॉमन सेंस डेवलप हो जाए, बस उतनी जरूरत है। लेकिन रविन्द्रनाथ का प्रयोग बुरी तरह से विफल हुआ, है ना, वो नहीं हो सकता। अच्छा। है ना। अब शांति निकेतन जो चल रहा है वो तो सरकारी और प्राइवेट शिक्षा प्रणाली जैसी चल रही, उसी का रूप ले लिया। वो तो सब बात बदल गई, रविन्द्रनाथ उसमें कुछ बदल ही दिया, पूरा सब कुछ बदल गया, है ना। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द एज यूजुअल एजुकेशन, नथिंग न्यू। वो ओरिजिनल आइडिया तो वहीं खत्म हो गया। कृष्णमूर्ति जी के स्कूल में मैं स्वयं गया हूँ। उनका एक हफ्ते का वहां पर प्रोग्राम था। उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट था जबलपुर में। हम और 3-4 मित्र वहां गए थे प्रवचन सुनने के लिए। वहां जाके मैं हैरान हुआ, सब बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी कृष्णमूर्ति के आने के पहले वो घर चले जाएं। तो क्योंकि वो सब स्कूल की ही बिल्डिंग में ये लोग जो आए हैं शिविर अटेंड करने के लिए कृष्णमूर्ति जी के, ये लोग रहेंगे, तो सारे स्कूल के हॉस्टल्स हॉल सब खाली होना चाहिए। जब कृष्णमूर्ति वहां से चले जाएंगे, ये कैंप खत्म हो जाएगा, तब वो बच्चे वापस आएंगे, उनकी वैकेशन खत्म हो गई। फिर मैंने पता लगाया वहां के टीचर से, उन बच्चों को कृष्णमूर्ति का संग साथ आज तक कभी मिला ही नहीं है। अच्छा। मेरा एक भतीजा भी वहां पढ़ता था। मैंने उससे पूछा, उसने कहा कृष्णमूर्ति जी तो साल में 1 बार या 2 बार कभी कभी आते हैं, है ना। वो भारत में कुल 4 जगह तो जाते थे, उसमें से एक बनारस भी था, है ना। लेकिन मेरे भतीजे ने कहा कि हमको तो कभी मौका नहीं, हमने देखा ही नहीं उनको कौन है, कैसे हैं, क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं। उनका कुछ तो पढ़ने सुनने मिलता है बाद में। बोल नहीं, हमारा कोर्स ही इतना ज्यादा है कि हम उसके अलावा कहाँ कुछ पढ़ लिख सकते हैं। वहां से होशियार बच्चे निकलते हैं, क्योंकि वो एंट्री ही होशियार को दे रहे हैं। हाँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो उस स्कूल की वजह से होशियार हो गए हैं। अच्छा अच्छा। है ना। उनके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इतने कठिन है कि उसमें लेडी सुपर इंटेलिजेंट उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, है ना, उनकी जो व्यवस्था है उसमें। तो ऐसा नहीं कि उनका प्रोडक्ट इंटेलिजेंट निकल रहा है। नहीं, वो कहते हैं एग्जामिनेशन वगैरह नहीं है वहाँ पे, शायद वो 10वीं क्लास तक सिर्फ सीबीएसई एग्जामिनेशन होता है बोले वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वो परीक्षा थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। लेकिन कुल मिला के आखिर इसी स्कूल सिस्टम में ही उन बच्चों को डालना होगा। है ना। अगर कहीं कॉलेज में एडमिशन आपको देना है तो वो स्कूल के जो क्राइटेरिया वो तो पूरे करने पड़ेंगे, तो कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा उस बच्चे को। तो कुल मिला के यही एजुकेशन सिस्टम वहां चल रहा है। और कृष्णमूर्ति जी का जो प्रयोग था, है ना, वो प्रैक्टिकली कहीं नहीं है। एजुकेशन के ऊपर उनकी कितनी सुंदर किताब है ना। लेकिन मैंने देखा कि उनके स्कूल में ही उन्हीं के बच्चों के लिए लागू नहीं होती थी, है ना। क्योंकि उनके टीचर से मैंने बातचीत की, है ना। उस समय मैं खुद भी स्टूडेंट था, मुझे बड़ी जिज्ञासा था। वो एजुकेशन वाली किताब मैंने कृष्णमूर्ति की पढ़ी थी, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा वहां कुछ भी नहीं मिला। उनके शिक्षकों ने कहा कि हम लोग तो भी नॉर्मल टीचर्स हैं जैसे हैं, अच्छा अच्छा, है ना। और कृष्णमूर्ति यहाँ हफ्ते भर के लिए आते हैं, तो हम लोग तो व्यवस्था में जुटे रहते हैं। व्यवस्था, हमको तो प्रवचन सुनने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि बाहर कितने लोग आए हैं, मान लो 300-400 लोग आए हैं बाहर के, तो उनकी व्यवस्था जुटाना ही एक बड़ा काम है। वहां का पूरा स्टाफ तो व्यवस्थापक बन गया। उनको कोई अवसर नहीं है कृष्णमूर्ति के संग साथ जुड़ने का, जब तक कि किसी को स्पेशल रुचि ना हो, तो वो रुचि तो उनमें भी नहीं है। तो स्वामी जी, आजकल एक्सपीरियंशियल स्कूल अब आने धीरे धीरे थोड़े आने लग गए हैं, जहाँ बच्चों पर बोझ कम करते जा रहे हैं और थोपने की आदत के बजाय अनुभव से उनको सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी आज ओशो के इतने चाहने वाले करोड़ों लोग हैं आज, तो क्या उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाले समय में इस प्रकार की स्कूल को डेवलप किया जाए कि जिससे समाज में अच्छे इस तरह के बच्चे आए, ध्यानी बच्चे आए हमारे? ये आपका सवाल अत्यंत कठिन सवाल है ना। इसके लिए कुछ लोगों को बैठ के आपस में विचार विमर्श करना होगा। हमें कृष्णमूर्ति की और ओशो की देशना को समझना होगा। कृष्णमूर्ति जो है वे एजुकेशन में थोड़ा सा रिफॉर्मेशन चाह रहे हैं, मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, और ओशो कह रहे हैं रिवोल्यूशन, बुनियादी चेंज करना दो, है ना। तो दोनों बातों में फर्क है। कृष्णमूर्ति के आधार पे हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं वर्तमान व्यवस्था में, कुछ ठेगड़े लगा सकते हैं, कहीं रफू कर सकते हैं, पुराना खंडर उसको हम फिर से खड़ा कर सकते हैं, एक आध खम्मा लगा के मजबूत बना देंगे। ओशो कह रहे हैं इसको पूरे ढांचे को गिरा दो, फ्रॉम वेरी बुनियाद नींव के पत्थर से हम नई चीज को शुरुआत करें। सही बात है। दोनों में बड़ा फर्क है। तो ओशो के विचार के आधार पर
कुछ निर्माण किया जाए। मैं निवेदन करता हूं जो मित्र सुन रहे हैं, ओशो की किताब जिन्होंने पढ़ी है, समझी है इस बात को, और जो चाहते हैं कि मनुष्य जाति सिर्फ आपके और हमारे बच्चों का सवाल नहीं है, पूरी नई पीढ़ी और पूरी मनुष्य जाति सरवाइव कर सके। याद रखना, हम ग्लोबल सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं पुरानी शिक्षा व्यवस्था के चलते। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम एक मूक दर्शक और तमाशबीन बन के रह गए। हम जान रहे थे कितना बड़ा खतरा सामने है और फिर भी हमने कुछ नहीं किया, और हमें पता था कि क्या किया जाना चाहिए। तो मैं आह्वान करता हूं, चुनौती देता हूं। मेरे पास स्पष्ट उत्तर नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अगर 25-50 मित्र बैठ के इस पे विचार करें, विशेषकर जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं वो विचार करें, तो काफी कुछ किया जा सकता है। एक छोटा सा प्रयोग, माँ ममता है, पूना से लगभग 1 घंटे दूर समर्थगढ़ में उन्होंने एक सुंदर स्कूल बनाया हुआ है, आश्रम बनाया हुआ है। हर साल हम वहाँ कैंप लेने के लिए जाते हैं 2 हफ्ते के लिए। खूब सुंदर प्राकृतिक जगह है। जब हम पहली बार गए थे वहां बिजली भी नहीं थी। पिछले 15 साल से बिना बिजली के जनरेटर पर काम चलाऊ काम चलता था। अभी पिछले साल ही उन्होंने बिजली लगवाई है कि प्रकृति से जुड़ सके ना। बिजली के आने से हम बहुत कुछ टूट जाते हैं, कटाव हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने एक उदाहरण दिया बंगाल के सज्जन का, डॉक्टर दुबे का। माँ मंजूषा और स्वामी आनंद जी हैं, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी तो हम इतना कर सकते हैं कि वर्तमान जो स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं हम उसमें ऐड कर दें मेडिटेशन को, है ना। इतना तो आसानी से किया जा सकता है, और बिल्कुल बुनियादी ढांचा से परिवर्तन करें, ये एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज किया जा सकता है। वो भी कहीं एक मॉडल बनाया जाए, इस बात को भली भांति जानते हुए कि जैसे शांति निकेतन का प्रयोग असफल हो गया क्योंकि समाज का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। जिन सज्जन के जीवन के आधार पर फिल्म बनी थी 3 इडियट्स, हाँ, आपने नाम सुना हाँ, होगा, है ना। बड़े वैज्ञानिक है वो, लद्दाख में रहते हैं, नाम तो पता नहीं, है ना। उन्होंने बनाया है पूरा स्कूल सिस्टम उसी आधार पे, और वो सिर्फ उन बच्चों को लेते हैं जो सामान्य स्कूल में फेल हो गए सही बात है। वो एडमिशन की शर्त है ना। और उनका कहना है कि हर बच्चे में टैलेंट छुपा है, यहाँ आओ हम बताते हैं, उसको उघाड़ते हैं। और वो एक अद्भुत काम कर रहे हैं, है ना। अकेले की दम पे कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य है। वो फेल्योर वाले बच्चों को, उनको फिर से आत्मविश्वास उनके अंदर जगाना और उनके भीतर छिपी प्रतिभा को खोजना, ये इंडिविजुअल वर्क होगा, है ना। भेड़ चाल में नहीं हो सकता, एक फैक्ट्री के हिसाब से नहीं होगा, एक गमले का हमें ख्याल रखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समर्थन दिया जाए, उनका सहयोग किया जाए, और जिन मित्रों के मन में कोई नई सूझबूझ पैदा होती है ऐसा कुछ करने की, ऐसे लोग आपस में एकत्रित हों। तो डॉक्टर साहब, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं उन सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, है ना। मैं शिक्षा के जगत में नहीं रहा हूं, इस बारे में मैं नहीं ज्यादा जानता हूं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उसके बारे में हम फिर कुछ नया नहीं सोच पाते, हम कंडीशनड हो जाते हैं। कल मैं ओशो का एक प्रवचन सुन रहा था, ओशो कह रहे एक मुर्गी के सामने अगर तुम एक चाक की लकीर खींच दो टेबल पे, उसको बिठा दो, उसकी आंखें उस पर गड़ा दो, फिर वो हिप्नोटाइज्ड हो जाएगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पे देखती रहेगी उस लाइन को। वो किसी व्यक्ति ने क्या किया, वीडियो बनाया, उसके साथ मुर्गी का वो दिखाया, उसने चाक की लकीर खींची, मुर्गी ऐसे बैठ के जैसे मर गई, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रही, तक उसको देखे जा रही है। जब तक वो लकीर मिटा नहीं दी गई वो वहां से उठी नहीं। ओशो के उस कोटेशन के साथ उसने उस वीडियो को जोड़ा है। तो हम जिस क्षेत्र में होते हैं हम बस फिर वो लकीर के फकीर हो जाते हैं, उसके भिन्न हम देख नहीं पाते। तो माना कि आप भी एजुकेशन में नहीं है, मैं भी एजुकेशन में नहीं हूँ, हम शायद बाहर से कुछ नई सूझबूझ, कुछ नया आइडिया हम दे सकते हैं, लेकिन प्रयोग करने के लिए उन लोगों को सामने आना होगा जो उस क्षेत्र के हैं, है ना। मिलजुल के हम कुछ नया आइडिया साकार कर सकते हैं, जैसा कि लद्दाख में उन मित्र ने किया है। और निश्चित रूप से पूरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए यह कदम कामयाब हो सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, कई प्रकार के रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, कई प्रकार के सामाजिक क्रांतियां हो गई, आर्थिक क्रांति हो गई, राजनीतिक क्रांतियां हो गई, साम्राज्यशाही खत्म हो गया, समाजवाद आ गया, समाजवाद खत्म हो गया, कम्युनिज्म चला गया, पूंजीवाद आ गया, पता नहीं क्या क्या हुआ है, भांति भांति की क्रांति, है ना। एक क्रांति नहीं हुई है, वो है
रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। एजुकेशन, और वहीं से बीजारोपण हो रहा है मनुष्य का। हम एक नए मनुष्य का निर्माण करने का बीज वहां बो रहे हैं, और उसमें कोई चेंज नहीं। और हम जो रेवोल्यूशन करते हैं वो बाद वाली चीजों में है। जब वो आदमी पूरा रुग्ण पैदा हो चुका, बड़ा हो चुका, अब हम कहते हैं तुम मैं ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें। कुछ छुटपुट चेंजों से कुछ नहीं होगा। बेसिक जो बीज हमने बोया था वहीं से कुछ गलती हो गई है। हमने उसमें ईर्ष्या के, कंपटीशन के, द्वेष के, हिंसा के, प्रतियोगिता के बीज बो दिए थे, वहां गलती हो गई। प्रेम की शिक्षा हो, ध्यान की शिक्षा हो, अध्यात्म वहां से जोड़ा जाए। पुनः दोहरा दूं, पुराने गुरुकुलों की आपने चर्चा की थी, वहां पर अन्य शिक्षाओं के साथ साथ जो कि संसार में काम आएंगी, अध्यात्म जुड़ा हुआ था, है ना। तो एक ड्रास्टिक चेंज हमको ये भी लाना होगा कि आप अध्यात्म को कैसे छोड़ सकते हो। जीवन जीना सिखा रहे हो, ठीक है, अच्छा है, उपयोगी है। आदमी को मरना भी तो है। हाँ, उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण कब होगा? मृत्यु के प्रति जो भय है, असुरक्षा के प्रति जो भय है, जो फोबिया पैदा हो रहे हैं, एप्रीहेंशन पैदा हो रहा है, उसका इलाज कहाँ होगा? काश हमने ध्यान सिखाया होता, हर बच्चे को अपनी अमृत चेतन का पता होता, इटरनल कॉन्शियसनेस, उसके भीतर से सारे भय खत्म हो जाते। वो एक साहसी व्यक्ति खड़ा होता, उसको जो करना है जिंदगी में वो करता, पूरे विश्वास के साथ करता, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है। उसने अपनी अमर चेतना को जान लिया, जो कभी मरती ही नहीं है। ये शिक्षा कौन देगा, है ना। ओशो की किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, है ना। ये प्रशिक्षण बहुत छोटी उम्र में मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। और ध्यान जैसी सरल सी चीज जिसमें हमें पता चल जाएगा कि अरे शरीर ही मरेगा, शरीर ही जन्मा, मैं तो अमृत हूँ। इस व्यक्ति का पूरा जीवन ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। ये वो ऐसा साधारण आदमी अब नहीं रहेगा, है ना। ओशो ने स्वयं बड़ी छोटी उम्र में इस चीज को जान लिया। महर्षि रमन का सब लोग नाम जानते होंगे, वे सब 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ते थे, तब संयोग बस उनको अचानक वो घटना घट गई, उन्होंने अपने अमृत चैतन्य को जान लिया, एक दूसरे ही व्यक्ति हो गए। तो ये तो हर बच्चे के साथ हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो ध्यान का ज्ञान, ओंकार का ज्ञान, उस अमर चेतना का ज्ञान, ये तो स्कूल का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जीवन अकेला ही नहीं है, जीवन में अंत में मृत्यु भी आएगी, उसकी तैयारी भी तो करना है, उसका प्रिपरेशन भी करना है। जब हम किसी छोटी मोटी यात्रा पे जाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, सूटकेस लगा रहे हैं, क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, वहां टेम्परेचर कितना है पता लगा रहे हैं, स्वेटर लाना है कि नहीं लाना है। और जब हम महायात्रा पे जाने तो हमारी कोई तैयारी नहीं, बिल्कुल है ना। तो उसकी भी तो तैयारी चाहिए। अब छोटे से जीवन की तैयारी, 70 साल जीना है, 75 साल जीना हो, 25 साल, 1/3 हमने खर्च कर दिया ट्रेनिंग में, जिसका उपयोग मुश्किल से 30 साल होगा। 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएंगे। 30 साल पढ़े, 30 साल उसका उपयोग किया, रिटायर हो गया, खत्म काम। मौत आएगी, उसकी तो कोई तैयारी नहीं। उसकी तैयारी कब होगी? तो उसकी तैयारी भी पहले से की जाए। तो शिक्षा के अधूरी है, क्योंकि वह केवल आजीविका उपार्जन सिखा रही है, जीवन के अन्य आयाम प्रेम नहीं सिखा रही, ध्यान नहीं सिखा रही, अध्यात्म नहीं सिखा रही, इसलिए वह आधी अधूरी और अपंग है। और ऐसी अपंग शिक्षा निश्चित रूप से कोई सुखद और आनंददायी परिणाम भविष्य उससे अच्छी आशा नहीं कर सकते। तो स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीज तो पड़ गया है, क्योंकि ओशो ने जो भी किताबें लिखी, प्रवचन की, आप भी आज आप बोल रहे हैं, तो ये सब मुझे लगता है बीज तो पड़ गए हैं। अब बस थोड़े ऐसे सज्जन और ऐसे कोई अच्छे जुनूनी लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में डेफिनेटली एक ऐसा स्कूल का निर्माण होगा और ऐसा एजुकेशन सिस्टम जरूर बनेगा पूरे भारत में भी और विश्व भर में, कि जहाँ पर एक नए मानव का जन्म होगा। बस इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप और कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं, फिर हम समाप्ति पे जाएंगे। जी, इस साक्षात्कार से आपने जो भी ग्रहण किया है, यदि इसको कार्यान्वित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कोई 1, 2, 3, 4 लोगों का यह काम नहीं है। यह पर्सनल और निजी बात भी नहीं है, न केवल देश का बल्कि विश्व का भविष्य इस पर निर्भर है। और कोई छोटी मोटी बात नहीं, या तो पूरा विश्व नाश होगा, बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा हमें वहां ले आई है। जिस आदमी ने एटम बम हिरोशिमा पर और नागासाकी पर फेंका था, उसको पूछा गया अगले दिन पत्रकार ने, आपको कैसा लग रहा? उसने खूब अच्छा लगा, मैं तो आधी रात को आया था, फिर मैंने खाना खाया, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया, फिर पत्नी से प्रेम किया और चैन की नींद सो गया। आई हैव डन माई ड्यूटी।
क्या इस आदमी को आप आदमी कह सकते हो जो 2 लाख आदमियों को 1 सेकंड में राख कर आया है? याद रखना, ये बहुत पढ़ा लिखा और सुशिक्षित वैज्ञानिक है, लेकिन इसमें आदमियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। ये हमारी शिक्षा का प्रोडक्ट है। क्या आप चाहते हो समूचे विश्व का नाश हो जाए? और याद रखना, अकेला आदमी नहीं मरेगा 3rd वर्ल्ड वॉर में, मक्खी मच्छर भी जिंदा नहीं बचेंगे, सर्वनाश हो जाएगा, जीवन मात्र नष्ट हो जाएगा। करोड़ों साल से, शायद 4 अरब साल से जो एवोल्यूशन धरती पे चल रहा है, उसके महाविनाश का क्षण आ गया है सामने। जिस ढंग से अभी कुछ करना है तो कर लो, फिर मौका नहीं है। और वो करना क्या होगा? वो है शिक्षा में क्रांति। उसका बुनियाद ही गलत थी जो करोड़ों साल से चली आ रही थी। अब चूंकि उसका विषाक्त फल आ गया है, अब हमें समझ में आ रहा है कि अरे सब गलत हुआ। उस समय पता नहीं चल रहा था, जब पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वो फल आने पे पता चला कि कैसा फल आया। प्यारे मित्रों, अतीत में जो कुछ भी हुआ है, जिस प्रकार की भी शिक्षाएं हमें दी गई हैं, चाहे कितने ही अच्छे शब्दों में लपेट के उसको धार्मिक शिक्षा कहा गया, नैतिक शिक्षा कहा गया, और भगवान जाने कैसे कैसे अच्छे अच्छे लेवल उस पर लगाए गए, याद रखना वो सब हमें इस महाविनाश की कगार पर ले आई हैं। और अगर बचाना है तो कुछ करना होगा। कुछ हिम्मतवर लोगों को, कुछ साहसी लोगों को यह भली भांति जानते हुए कि आम लोगों से समर्थन और सहयोग और सम्मान नहीं मिलेगा। वे लोग तो लकीर के फकीर हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि कितना बड़ा खतरा मौजूद है, मरने की कगार पर हैं और पता भी नहीं उनको। तो जिनके भी प्राण चौंकते हैं, इस खतरे को देख पाते हैं, कुछ करने के लिए आगे बढ़े। कुछ लोग मिलजुल कर अवश्य कुछ कर सकते हैं। एक अगर छोटा मॉडल बना के दिखा दिया जाए, फिर चिंगारी पैदा हो गई तो आग की लपटें फैल जाएंगी। एक छोटा मॉडल बना के दिखा दिया जाए, हो सकता है 10 साल 20 साल का समय लगेगा उसका परिणाम दिखाने में कि हम किस प्रकार के विद्यार्थी पैदा कर रहे हैं। प्रसन्न लोग, नाचते गाते लोग, खुश लोग, निर्भय लोग, जिनको किसी प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से नहीं है, परिपूर्ण स्वस्थ लोग अगर हम करके दिखा सकें तो निश्चित रूप से सारा विश्व उसको फॉलो करेगा। लेकिन एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना होगा। अतीत में जो किया गया है वो इस प्रकार का एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसका कारण यही था कि समाज का सहयोग और सपोर्ट वहां नहीं मिलता, और समाज का अगर सपोर्ट लेना है तो फिर आपको समझौता करना पड़ता है, उन्हीं की भेड़ चाल में आपको भी चलना पड़ता है। शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन अब नहीं है, वो बात तो बस उन्हीं के साथ खत्म हो गई। ये तो सब समझौता, कंप्रोमाइज हो गया, सब वही का वही हो गया जैसे सारी दुनिया में चल रहा है। तो अगर आपके अंदर कुछ सुख बुगाती हो आग, और यह केवल अपने निजी स्वार्थ की बात नहीं है, सारे विश्व के कल्याण की बात है, जीवन मरण का सवाल है। ओशो के अंतिम शब्द मैं आपको देना चाहूंगा, आने वाला समय युद्ध या बुद्ध का होगा, महावीर या महाविनाश का होगा, तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वामी जी, जो सपना आज हम बैठ के यहाँ देख रहे हैं, तो शुरुआत तो ऐसी होती है, तो मुझे ऐसा पक्का विश्वास है कि जहाँ बोलते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ऐसे भी सज्जन जरूर ओशो के भक्त पैदा हो गए होंगे कि जो आज नहीं तो कल ये जो नए मानव की जो हमें रचना करनी है, उसका जरूर कोई न कोई रास्ता निकलेगा। और बहुत जल्दी हमारे रहते रहते शायद हम ये सुनकर जाएं कि ऐसा शुरू हो चुका है और होगा, ऐसा विश्वास मैं करता हूँ जी। अच्छा, तो इसके पहले मैं भी समाप्त करूं, मैंने कई 40 साल पहले मैंने एक शेर लिखा था कि बहुत सुन चुके जमाने की गिरने की दास्तान, बहुत सुन चुके जमाने की गिरने की दास्तान, आओ इसको उठाने का कुछ काम हो। टूटे फूटे बिखरे सपनों का रोना क्या, नई बहारें, नई महफिलें, नया जाम हो। वाह वाह, क्या बात है, अवश्य ऐसा ही होगा।